जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम टू द टारगेट डिफेंस एकेडमी लखनऊ। मैं विकास भट्ट। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जो सोशल साइंस का सेक्शन है उसमें बेटा आपको क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ज़रूर पढ़ के जानी है। मतलब वो आप किसी भी कीमत पे आप स्किप मत करिएगा। मान के चलिए उसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं आपके इंडी एग्जाम में, और आप भी जानते हैं कि आपका इंडी एग्जाम जो है 14 सितंबर में है। 2025 का जो सेकेंड एग्जाम है एनडीए, वो उस दिन को ऑर्गेनाइज होना है। तो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप बिल्कुल भी किसी भी कीमत पर स्किप मत करिएगा, उनको जरूर पढ़ के जाइएगा। हालांकि अब जो आपका समय है उस टाइम को आप यूटिलाइज करिए बेटा, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करने में। सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है। आपने अभी तक जो कुछ भी पढ़ा है सिर्फ और सिर्फ आप उसको रिवाइज करिए। अब कुछ भी आपको नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अपनी तैयारी पे बेटा कॉन्फिडेंस रखिए। जो कुछ भी आपने पढ़ा है सिर्फ और सिर्फ उसको रिवीजन करना है। बट अगर मान लिया सपोज करिए रिवीजन करते टाइम भी आपको ऐसा फील होता है कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, तो मैं आपको बताऊंगा कि हिस्ट्री में अगर बात करूं या ज्योग्राफी में बात करूं या पॉलिटी में बात करूं, तो उन टॉपिक्स को बिल्कुल भी किसी भी कीमत पे बेटा आपको स्किप नहीं करना है। तो यही हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है, आप लोगों के साथ। तो खासकर अगर मैं बेटा ज्योग्राफी की बात करूं, ठीक है, अगर बेटा मैं ज्योग्राफी की बात करूं तो कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। पहला टॉपिक अगर मैं बात करूं लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, ठीक है, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। हिंदी में बेटा इसको बोलते हैं अक्षांश एंड देशांतर, ठीक है। क्या बोलते हैं बेटा? अक्षांश और देशांतर। क्लियर बात? अक्षांश और देशांतर, इसको बेटा बिल्कुल स्किप नहीं करना है, ठीक है। काफ़ी सरल टॉपिक है, यहाँ से मान के चलिए 2 क्वेश्चन बनते हैं हर बार। एक क्वेश्चन तो बेटा टाइम निकालने को जरूर पूछता है, इंटरनेशनल डेट लाइन का क्वेश्चन आता है। टाइम निकालने को पूछ लेता है कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर लॉन्गिट्यूड पे इतना टाइम हो रहा होगा, तो अगले लॉन्गिट्यूड पे कितना टाइम हो रहा होगा। इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा एक जो लैटिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड है, उसकी प्रॉपर्टीज से रिलेटेड एक क्वेश्चन बेटा आपको जरूर देखने मिलता है लगभग हर एक इंडी एग्जाम में। तो इसको बेटा आप किसी भी कीमत पे स्किप मत करिएगा, ये वाला चैप्टर। दूसरे चैप्टर की बात करें अगर, तो ओशियानिक करंट की अगर हम बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, समुद्री धाराएं, ठीक है। किसकी बात कर रहा हूं भैया मैं? ओशियानिक करंट या समुद्री धाराओं की बात करूं तो यहां से भी बेटा एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। हो सकता है 2 भी मिल जाए या 3 भी मिल सकते हैं। समुद्री धाराएं, ठीक है, ये चैप्टर आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिनिमम आपको 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर से। तो ज्योग्राफी में इसको आप बिल्कुल भी नहीं स्किप करना है। तीसरा चैप्टर की बात करें तो एक चैप्टर है बेटा एटमॉस्फेरिक लेयर। बहुत छोटा चैप्टर है, और यहाँ से आपको एक क्वेश्चन आपको जरूर से देखने को मिल जाएगा। क्योंकि चैप्टर छोटा है इसलिए इसको जरूर पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको पर्टिकुलरली जरूर देखने को मिलेगा, और सरल चैप्टर भी है, इसलिए इसको आप बिल्कुल भी मत स्किप करिएगा। अगर चौथे चैप्टर की बात करें तो सॉइल से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछता है। तो सॉइल में स्पेशली अगर मैं बात करूं तो 2 सॉइल, एक तो हमारी एलुवियल सॉइल होती है। हालांकि जो 8 टाइप की सॉइल हैं, मैं आपको ये बोलूँगा कि भारत को 8 टाइप की सॉइल में बांटा गया है, ठीक है। लेकिन 2 आप बिल्कुल पढ़ के जाइएगा, एलुवियल सॉइल और ब्लैक सॉइल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको बिल्कुल भी आप किसी भी कीमत पे मान के चलिए स्किप नहीं करना है। क्लियर है? बहुत ही कम मेहनत में आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। सॉइल से मान के चलिए 1 से 1 क्वेश्चन तो आना ही आना है, इसमें कोई डाउट नहीं। इसके अलावा एक बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल चैप्टर है कि वो पढ़ा जाए या ना पढ़ा जाए, जैसे रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया, ठीक है। रिवर सिस्टम की अगर बात करें, ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है, बहुत ही फैक्चुअल चैप्टर है। बात समझ में आ रही? तो अगर आपने नहीं पढ़ा है, अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो इसको स्किप कर दीजिए। क्लियर? लेकिन अगर आपने पढ़ रखा है तो इसको जरूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि या तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है, वो आता है तो 2 से 3 क्वेश्चन फटाक से पूछ लेता है। 2 से 3 क्वेश्चन बेटा बहुत ज़्यादा होता है, और तीनों रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ना पड़ेगा, चारों। अगर मैं बात करूँ पेनिनसुलर रिवर सिस्टम की बात करूँ, या गंगा रिवर सिस्टम की बात करूँ, या इंडस रिवर सिस्टम की बात करूँ, या ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम की बात करूँ, तो यहाँ कहीं से भी पूछ लेता है। क्लियर? तो आपको पढ़ के, अगर आपने पढ़ रखा है पहले से, तो इसको जरूर पढ़ के जाइए। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप इस चैप्टर को क्या कर सकते हैं? स्किप कर सकते हैं। तो ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से क्वेश्चन आपसे मान के चलिए पूछता है बिना किसी डाउट के। क्लियर है? इस चैप्टर, ये जितने भी चैप्टर मैंने आपको 5 चैप्टर बताए हैं, इन चैप्टर से जरूर पूछेगा। आप एकदम निसंदेह होकर जाइए, कन्फर्म है पूछेगा। क्लियर बात? इसके अलावा अगर मैं और चैप्टर्स की बात करूँ जो कि इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाते हैं आपके, ठीक है, तो एक चैप्टर आपका आ जाता है प्रेशर बेल्ट। कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है बट फैक्चुअल नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये चैप्टर क्या है, काफ़ी कॉन्सेप्चुअल है। तो जिनकी साइंस वगैरह अच्छी उसको जरूर पढ़ लें, ठीक है। यहाँ से भी बेटा 1-2 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिल जाते हैं, कंफर्म है। तो क्या है, 1 पेज का चैप्टर है, आप पढ़ लीजिए, कॉन्सेप्ट है उसको समझ लीजिए, और आपका काम बन जाएगा।
तो जो प्रेशर बेल्ट चैप्टर है या दाब पेटियां हैं, दाब जो पेटियां हैं, प्रेशर बेल्ट दाब पेटियां हिंदी में इसको बोलते हैं। मैं हिंदी में बता दे रहा हूं ताकि जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो भी अच्छे से समझ पाएँ। तो ये वाला चैप्टर भी आपका क्या हो जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये जो 5-6 चैप्टर हैं इनको बेटा आप किसी भी कीमत पे स्किप नहीं करेंगे, इसको ज़रूर से ज़रूर पढ़ के जाएंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं पॉलिटी की बात करूं, अगर मैं पॉलिटी की बात करूं तो कुछ चैप्टर्स हैं जो आपको जरूर पढ़ के जाना चाहिए, रिवीजन जरूर करिए उनका। जैसे अगर मैं बात करूं फंडामेंटल राइट्स की, किसकी बात करूं बेटा? फंडामेंटल राइट्स की बात करूं, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स की बात करूं, इसको आप जरूर पढ़ के जाइए। फंडामेंटल राइट्स जो कि आपको आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक दिया हुआ है, ठीक है, ये आप जरूर से जरूर पढ़ के जाइए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं डीपीएसपी की, ठीक है, किसकी बात करूं बेटा? डीपीएसपी की, जो कि आपका दिया हुआ है आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक, ठीक है, कहाँ तक दिया है बेटा? आर्टिकल 51 तक। इसको आप जरूर पढ़ के जाइए। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, देखिए चैप्टर तो सारे इंपॉर्टेंट है, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इसी में से आएगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो लास्ट टाइम में क्या होता है, कम मेहनत से ज़्यादा स्कोर आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करूँ, यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन जाता है। फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करूँ अगर बेटा, फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है, मौलिक कर्तव्य की बात करूँ, जो कि है बेटा आपका आर्टिकल 51A में है, ठीक है। मौलिक कर्तव्य की बात करूँ, फंडामेंटल राइट मतलब हो गया आपका बेटा मौलिक अधिकार। क्या हो गया भैया? मौलिक अधिकार। क्लियर? बात समझ में आ रही? ठीक है, ये है डीपीएसपी का मतलब हो गया नीति निदेशक तत्व। इसके अलावा अगर हम बात करूँ मैं, तो बेटा एक चीज़ है जो जनरली बच्चे स्किप कर जाते हैं, उसमें कम टाइम में बहुत कम उसमें पढ़ना है और ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, तो वो है बेटा आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। क्या है भैया? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, ठीक है, बॉडीज, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जैसे कि कौन कौन सी हैं अगर मैं बात करूं तो जैसे हो गया बेटा आपका सीएजी हो गया, ठीक है, एजी हो गया, अटॉर्नी जनरल हो गया। सीएजी का मतलब होता है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। इसके अलावा हो गया आपका यूपीएससी हो गया बेटा, क्या हो गया? यूपीएससी हो गया। इलेक्शन कमीशन हो गया, ठीक है, इलेक्शन कमीशन हो गया। इसके अलावा बेटा आपका फाइनेंस कमीशन हो गया। तो ये सब क्या है बेटा? आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। अब इस पर पढ़ना क्या है, इनके सब के बारे में पढ़ना क्या है? कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है। किस आर्टिकल में दे रखा है बेटा? आर्टिकल किस आर्टिकल में इसका उल्लेख किया गया है, ठीक है। सीएजी जो बनता है उसकी एज क्या होती है, मैक्सिमम या मिनिमम एज उसकी क्या होती है, ठीक है। पावर्स एंड फंक्शन क्या होते हैं, इससे ज़्यादा कुछ आपको ज़्यादा पढ़ना नहीं है। पावर्स एंड फंक्शन क्या होते हैं, ठीक है, सबके बारे में। अटॉर्नी जनरल कौन होता है, उसकी एज क्या होती है, मैक्सिमम एज क्या होती है। यूपीएससी का जो मेंबर होता है उसकी मैक्सिमम एज क्या होती है, मिनिमम एज क्या होती है। पावर एंड फंक्शन क्या होती है, उनकी ड्यूटीज क्या होती है। इलेक्शन कमीशन में कितने मेंबर होते हैं। फाइनेंस कमीशन आर्टिकल भी सबके आपको पढ़ना है। जैसे फाइनेंस कमीशन का जो है वो बेटा आर्टिकल 280 में है। तो ये सारी चीज़ें आपको कम समय में, मतलब ये सब समझिए, मान के चलिए ये पूरा बेटा आप जो है रिवीजन कर लोगे आधे घंटे से लेके 45 मिनट के अंदर इतना पढ़ लोगे, आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो कम मेहनत में ज़्यादा कैसे स्कोर करना है ये बात मैं आपको बता रहा हूँ, और खासकर लास्ट टाइम की अगर मैं बात करूँ। क्लियर बात, ठीक है। ऐसा पढ़ने तो बेटा आप सब कुछ रिवीजन करोगे अगर आपने पढ़ रखा है पहले से, लेकिन कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा अगर स्कोर करना है तो इन टॉपिक्स को तो आप बिल्कुल भी किसी भी कंडीशन में छोड़ के नहीं जाना है एट एनी कॉस्ट। क्लियर है बात? किसी कोई समस्या हो? बात समझ में आ रही? आगे देखते हैं। अगर मान लिया मैं हिस्ट्री की बात करूं तो ये 4 चैप्टर तो मतलब आपको जरूर पढ़ना है एट एनी कॉस्ट, ठीक है। अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं बेटा, हिस्ट्री में अगर आऊं तो क्या पढ़ना है? एक तो गांधीयन एरा पढ़ना है, जरूर पढ़ना है। आप ये मान के चलिए, जब से अगर मान लिया हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री में, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री का मतलब क्या होता है आप समझिए। मॉडर्न हिस्ट्री का मतलब ये होता है बेटा जब से यूरोपियंस इंडिया आए और जब वो वापस गए, वहां तक आती है बेटा आपकी मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। तो वो तो जरूर पढ़ना है। लेकिन मान लिया आप कह रहे हो अरे यार लास्ट में बच्चा है, मैं रिवीजन नहीं हो रहा, ये वो है, आपके पास दुनिया भर के बहाने हैं, तो 1857 से लेके 1948 तक तो बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको जरूर पढ़ना है। फिर भी मान लिया आपको दिक्कत आ रही है, फिर भी अगर आपको दिक्कत आ रही है तो 1885 मानी कि जब से कांग्रेस की स्थापना हुई उसके बाद 1947 या 48 तक तो आपको जरूर से जरूर पढ़ना है। 1947 या 1948 कह सकते हैं, ठीक है, आपको पढ़ना ही पढ़ना है। बात समझ में आ रही है? जब तक देश आज़ाद हुआ उसके 1 साल बाद तक आपको जरूर से जरूर पढ़ना है। क्लियर बात? अच्छा, इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है गांधीयन एरा, ठीक है, जब से गांधी जी इंडिया आए, ठीक है, गांधीयन एरा ये जरूर पढ़ना है। खासकर 1915 से लेके बेटा आपका 1940
1948 तक, 1948 तक ये आप जरूर पढ़िए। खासकर गांधीयन एरा में इनके जो मूवमेंट है बेटा, इनके जो मूवमेंट हैं, जो इन्होंने मूवमेंट वगैरह चलाए, वो आप बिल्कुल भी मत स्किप करिएगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और समझना है, जनरली बच्चे क्या करते हैं कि ईयर याद कर लेते हैं कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब चलाया गया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब चलाया गया, क्विट इंडिया मूवमेंट कब चलाया गया, बस वो क्या करते हैं, ईयर याद करते हैं। नहीं बेटा, ये आप ये समझिए, आप एक यूपीएससी का पेपर देने जा रहे हैं, एनडीए का, जो कि यूपीएससी कराता है, और यूपीएससी बहुत भौकाली पेपर बनाता है। खासकर अगर जीएटी सेक्शन में बात करें, अगर हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी की बात करें, उसके पेट सब्जेक्ट होते हैं ये, ठीक है। तो बहुत ही डेप्थ में पूछता है। रीजन आपको पता होना चाहिए कि अगर मान लिया गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया तो क्यों चलाया, ठीक है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए तो क्यों गए, फिर उसका बेटा परिणाम क्या हुआ, वहाँ क्या बातचीत हुई, उसका परिणाम क्या निकल के आया, उसका भारतीय जनमानस पे क्या प्रभाव पड़ा, ए टू जेड आपको उसकी डिटेलिंग बेटा आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि अगर डेप्थ में आप नहीं पढ़ के जाओगे, सिर्फ ईयर याद करके जाओगे, तो बेटा कोई फायदा नहीं, आप फंस जाओगे, क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, क्वेश्चन आपसे अटेम्प्ट नहीं होंगे। तो थोड़ा सा बेटा आप जो है देख लीजिएगा कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था या सविनय अवज्ञा आंदोलन था, तो वो क्यों चलाया गया, उसका क्या परिणाम रहे, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आप पढ़िएगा तो सिर्फ ईयर आपको याद नहीं करना, बहुत सारी चीज़ें उसमें डिटेलिंग में देख लीजिएगा। इसके अलावा गांधी जी की जो बुक्स हैं बेटा, वो किसी भी कीमत पे आप मत छोड़िएगा। गांधी जी की जो बुक्स हैं, जितनी भी बुक्स लिखी हैं, 3 4 5 बुक्स जो भी लिखा है, वो बिल्कुल भी मत छोड़िएगा गांधी जी की बुक्स। ये जनरली क्वेश्चन बेटा एनडीए में पूछ लेता है, ये बात आप मान के चलिए, इसको स्किप नहीं करना है। इसके अलावा बेटा एक चीज़ जो बेटा मैं आपको और बताना चाहूँगा, इसके अलावा हिस्ट्री में, ठीक है, जो यूरोप में पुनर्जागरण काल था, रेनेसां पीरियड इन यूरोप, ठीक है, रेनेसां, ठीक है, पीरियड इन यूरोप, ठीक है, इन यूरोप, इसमें बेटा क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस हुई हैं, ठीक है। इसकी क्या बेटा कुछ इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस आप जरूर पढ़ लीजिएगा। पुनर्जागरण काल के समय है, पुनर्जागरण काल जो था बेटा, पुनर्जागरण काल जो था यूरोप में, ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इन्वेंशन हुई हैं, उनको आप जरूर देख लीजिएगा। इन्वेंशन से एक बेटा मान के चलिए 1 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं, कम मेहनत में आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट इन्वेंशन, जैसे स्टीम इंजन एग्जाम्पल की बात करूँ बेटा, स्टीम इंजन की अगर हम बात करूँ, ठीक है, किसने किया, ठीक है, जेम्स वाट ने किया, ठीक है। इसके अलावा जो बोगी वगैरह बनाया, स्टीफेंसन ने बनाया, जॉर्ज स्टीफेंसन ने बनाया, ठीक है। तो ये जो इंजन वगैरह वाला है, या जो कपड़ा बुनने की मशीन थी, वो किसने बनाया, तो ये सब सारी छोटी छोटी चीज़ें, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया, वहाँ से बेटा ये छोटी छोटी जो क्वेश्चंस हैं, ये बेटा आपके आ जाते हैं, खासकर यूरोप में। तो इसको बेटा आप स्किप मत करिएगा, गूगल वगैरह पे कहीं भी सर्च करके आप सारी की सारी इन्वेंशंस बेटा देख लीजिएगा। खासकर ये क्लास 9th की बुक है, 9th की बुक में आपको ये सारी चीज़ें दी भी हुई हैं, तो वहाँ से ज़रूर बेटा आप पढ़ लीजिएगा। क्लियर बात। अच्छा, तो आप इन चीज़ों को लास्ट टाइम में बेटा रिवीजन के लिए आप जरूर रखिए, इनको जरूर अपने उसमें सब्जेक्ट्स में ऐड ऑन करिए, ये सारी चीज़ें जरूर पढ़िए। और बाकी आप सभी लोगों को हमारी तरफ से जो 14 सितंबर को आपका एग्जाम होना है एनडीए 2 का 2025 का, उसके लिए बेटा बहुत सारी शुभकामनाएं, ठीक है। और ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।